हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शिल्पी अग्रवाल। तो बेटा आज हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक चैप्टर 5 मनी को पढ़ने वाले हैं। देखो, मनी को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा वॉल्टर एक्सचेंज क्या होता है, क्योंकि मनी वॉल्टर एक्सचेंज के बाद ही डेवलप हुई है। पहले पुराने समय में ऐसा नहीं कि मनी थी। आज हम गुड्स को परचेज करते हैं, उसके बदले क्या देते हैं, मनी को पे कर देते हैं। लेकिन पुराने समय में क्या होता था, गुड्स के बदले गुड्स ही दिया जाता था। कि मतलब मैंने आपसे क्लोथ खरीदे, ठीक है, तो आपने मुझे उसके बदले वीट दे दिया। मैंने आपको क्लोथ दिए, उन्होंने आपको वीट दे दिया या राइस दे दिया। तो हम इस तरीके से जो है परचेज एंड सेल करते थे। नाउ देखो वॉल्टर एक्सचेंज। अब वॉल्टर एक्सचेंज क्या था, देखो Barter exchange is a system of exchange in which goods are exchanged for goods, जहाँ पे goods को exchange किया जाता था दूसरे goods के लिए, and an economy where there is direct barter of goods and services, और वो economy जहाँ पर direct barter होता था goods and services का, that is called barter economy और C2C इकोनॉमी। तो उसे हम बार्टर इकोनॉमी या फिर C2C इकोनॉमी कह सकते हैं, यानी कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। लेकिन बेटा बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी। बार्टर सिस्टम केवल तभी वर्क कर सकता था जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो। अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं होगा तो बार्टर सिस्टम वर्क नहीं करता था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स? देखो, ए को जो चीज चाहिए, लाइक ये दो पर्सन है, एक ए है एक ए बी है, ठीक। ए के पास जो है, ए के पास राइस है एंड वी के पास वीट है, ठीक है। अब ए को नीड है वीट की एंड बी को नीड है राइस की। अगर इन दोनों के पास सेम चीजें हैं और ये एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए रेडी हैं, तो यहाँ पर वॉल्टर सिस्टम वर्क करता था। अदरवाइज वॉल्टर एक्सचेंज नहीं वर्क करता था। तो यहाँ पे हमें ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ता था जिसकी डिमांड एंड उसके पास जो ओनरशिप हो वो हमारे अकॉर्डिंग हो। देखो, व्हेन अ फार्मर गिव्स व्हीट एंड गेट क्लोथ फ्रॉम द वीवर इन रिटर्न, जब फार्मर ने क्या करा, वीट दे दिया, फार्मर ने वीट दे दिया और उसके बदले बीवर से ले लिए क्लोथ, तो उसे ही आपने क्या कह दिया, वॉल्टर एक्सचेंज। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी राइज हुई तो वॉल्टर एक्सचेंज जो है बेटा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी राइज हो गई है तो ऐसे पर्सन को ढूंढना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई ऐसे पर्सन को ढूंढने के लिए। नाउ वॉल्टर एक्सचेंज की क्या होती है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो अभी हमने लिमिटेशंस देखी थी। तो सबसे पहले आ जाते हैं लिमिटेशंस ऑफ वॉल्टर एक्सचेंज। तो सबसे पहली लिमिटेशन आती है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, जो मैंने अभी आपको बताया था। देखो, ये गोल्ड स्मिथ है, इसके पास गोल्ड ज्वेलरी है, ठीक है, और इसे बीट की नीड है। अब ये इसके पास जाता है टेलर के पास देखता है कि भाई इसके पास क्लोथ है, इसे बीट की नीड है, तो इसे भी बीट की नीड थी, इसका आपस में कांटेक्ट नहीं हो सकता, एक्सचेंज नहीं कर सकते ये। फिर एक कोबलर के पास जाता है, तो कोबलर के पास क्या थे, कोबलर के पास शूज थे एंड उसे क्लोथ की नीड थी। उसके बाद वो क्या जाता है, टीचर के पास जाता है, टीचर को नीड थी गोल्ड ज्वेलरी की, लेकिन उसके पास टीचर के पास क्या था, देखो टीचर के पास जो था वो ज्वेलरी थी। अब टीचर को नीड थी गोल्ड ज्वेलरी की, लेकिन उसके पास क्या थी, नॉलेज उसे चाहिए नहीं, तो इससे भी आपस में कांटेक्ट नहीं हो सकता था। फिर वो फार्मर के पास जाता है, फार्मर को नीड थी गोल्ड ज्वेलरी की एंड उसके पास क्या था, पोसेशन वीट की, तब ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ऐसे में उस पर्सन को ढूंढना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। देखो वॉल्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स, जब दोनों ही एक दूसरे के गुड्स को लेने के लिए तैयार है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के गुड्स को लेने के लिए तैयार नहीं है तो वॉल्टर सिस्टम वर्क नहीं करता। जैसे ए कैन एक्सचेंज विद बी ओनली व्हेन ए हैज व्हाट बी वांट, जब ए सिर्फ बी के साथ तभी एक्सचेंज कर सकता है जब ए के पास वो चीज है जो बी को चाहिए और बी के पास वो चीज है जो ए को चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये दोनों एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज नहीं कर सकते। आते हैं बेटा नेक्स्ट लिमिटेशन पर। नेक्स्ट लिमिटेशन है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो बेटा यहाँ पर लैक थी कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की। बार्टर सिस्टम में ये नहीं पता चलता था कि 1 किलो राइस के बदले कितना वीट देना है, 1 किलो वीट के बदले कितना राइस देना है। इसका
कार के बदले कितनी चेयर्स देनी है, कितने क्लोथ्स देने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन डेनोमिनेशन नहीं था, कॉमन डेनोमिनेशन जिसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सभी वैल्यू को। आज हम इन सभी की वैल्यू को रुपीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उस समय में एक कॉमन डेनोमिनेशन रुपीज नहीं था। देखो, इन द बार्टर एक्सचेंज ऑल कमोडिटी आर नॉट ऑफ द इक्वल वैल्यू, सारी कमोडिटी इक्वल वैल्यू की नहीं थी। एंड यहाँ पर कोई कॉमन डेनोमिनेशन, कोई कॉमन मेजर भी नहीं था जिसमें हम ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को या इनके रेशो को यहाँ पर एक्सप्रेस कर सके। ना पता ही नहीं चलता था कि कितने राइस के बदले हमें यहाँ पर कितना भी देना है। देखो, अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट लिमिटेशंस पर। लैक ऑफ स्टैंडर्ड पेमेंट। तो बेटा स्टैंडर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। यहाँ पर फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल नहीं थे। अगर लाइक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आज इसे ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ठीक है। ए कह रहा है भाई ये मुझे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैं आपके ले रहा हूँ और मैं आने वाले टाइम पे मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके ले रहा हूँ और आने वाले टाइम पे जो आपको दे रहा हूँ तो आपसे ये हैंड लूंगा, आने वाले टाइम पे आप मुझे इस हैंड की पेमेंट कर देना। अब क्या होता है, यहाँ पे थोड़े टाइम बाद जब आने वाला टाइम हुआ 3 मंथ 5 मंथ या 1 ईयर, तो आने वाले टाइम पे क्या होता है, इस हैंड की हालत जो होती है वो बहुत ज्यादा खराब होती है या फिर हैंड लॉस ही हो जाती है। तो यहाँ पर फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल नहीं थे। देखो, under the Walton system, contact involving future payment or credit transaction cannot take place with each of the following regions। तो बेटा यहाँ पे फ्यूचर पेमेंट नहीं होते थे क्योंकि इन फॉलोइंग रीजन्स के वजह से। द बोरोअर मे नॉट बी एबल टू अरेंज द गुड ऑफ एग्जैक्टली सेम क्वालिटी। जो बोरोअर था, जिसने पैसे मांगे थे, मतलब पैसे नहीं, जिसने गुड्स को मांगा था, वो सेम क्वालिटी का गुड्स उस समय पर अरेंज नहीं कर पाता जिस समय पर उनकी आपस में कांटेक्ट हुआ था, क्योंकि वो गुड्स में डील कर रहे हैं और देयर में बी कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक कमोडिटी टू बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। ऐसा हो सकता है इन दोनों के बीच में लड़ाइयां होने लगे, भाई मैंने जो हैंड मांगी थी वो उस समय में गुड कंडीशन की थी और आज आप ये हमें बेकार कंडीशन की दे रहे हैं। तो ऐसे में दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि जो कमोडिटी को हम रीपेड कर रहे हैं वो आपकी लॉस हो जाए या गेन हो जाए एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, वो कमोडिटी उस समय पर बचे ही नहीं। तो ऐसे में भी उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट थी, फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल नहीं थे वॉल्टन एक्सचेंज में। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो आप जानते हैं जो मोस्ट ऑफ द गुड्स, ज्यादातर गुड्स जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, वो पेरिसिएबल नेचर के होते हैं, खराब होने वाले नेचर के होते हैं। लाइक इनमें कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है, इनकी क्वालिटी समय के साथ साथ और डेटोरिएट और खराब होती चली जाती है। सो यहाँ पर हम गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते। मैं वीट को कितने टाइम स्टोर करके रख सकती हूँ, ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकती, और अगर स्टोर करते भी हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम एंड एफर्ट्स की नीड होती है एंड बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। सो यहाँ पर लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, तो यहाँ पर हम गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते थे लंबे पीरियड के लिए इन वॉल्टन एक्सचेंज। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा वन लास्ट लिमिटेशन इसकी, हाँ जी, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो बेटा हम यहाँ पर लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू तो हो गया आपका, एक मिनट, हाँ सॉरी, लिमिटेशंस आपकी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। हमने 4 लिमिटेशंस थी, 4 लिमिटेशंस पढ़ ली हैं। नाउ आ जाते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ मनी पर। नाउ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के क्या काम थे। देखो वॉल्टन एक्सचेंज में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी उसकी लिमिटेशंस थी, उन सभी लिमिटेशंस को मनी ने आकर दूर कर दिया। तो दीज आर कॉल्ड फंक्शंस ऑफ मनी। तो अब फंक्शंस हमने मनी के 2 पार्टों में डिवाइड कर दिए, एक प्राइमरी फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन। नाउ प्राइमरी फंक्शन में मेन फंक्शन दैट आर मेन फंक्शंस ऑफ मनी। तो यहाँ पर हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, तो यहाँ पर हमने 2 फंक्शंस लिए। एंड दूसरे आ जाते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस में हमने स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। एक और फंक्शन है दैट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वो भी इसी में इंक्लूड हो जाता है, तो उसे भी हम यहाँ पर ले लेंगे, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। चलो
वन बाय वन वन बाय वन हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो पहला आ गया बेटा प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस कौन से होते हैं? प्राइमरी फंक्शंस होते हैं मेन फंक्शंस। तो यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला क्या आया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी को हम यूज कर सकते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर पेमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जितनी भी पेमेंट करनी है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स करने हैं, उनमें हम मनी को यूज कर सकते हैं। मनी हैज द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मनी को हर कोई एक्सेप्ट करता है, कोई भी मना नहीं करता है, कोई भी रेफ्यूज नहीं करता है, भाई हम मनी को नहीं लेंगे। So exchange can take place in all exchange can take place in terms of money. In this function remove the major difficulty of lack of double coincidence of bond. तो बेटा डबल coincidence of bonds को ढूंढने की अब नीड नहीं है। यहाँ पर हम परचेज एंड सेल दोनों को इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। अगर मुझे परचेज करनी है तो मैं परचेज कर सकती हूँ, सेल करनी है तो मैं सेल कर सकती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि परचेज एंड सेल एक साथ करेंगे। दिस फंक्शन ऑफ मनी फैसिलिटेट ट्रेड, तो इसने ट्रेड को भी बढ़ावा दिया है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, मनी डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि मनी डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर ली, कि हमें मनी डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। लेकिन मनी में वो पावर होती है जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं, जो हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है। नाउ एक क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डज मनी सेपरेट द एक्ट ऑफ परचेज एंड सेल। तो बेटा सेम आपको आंसर यहीं पे राइट करना है। नाउ आते हैं बेटा सेकंड फंक्शन पे। सेकंड फंक्शन है, सेकंड प्राइमरी फंक्शन, दैट इज द मेजर ऑफ वैल्यू। तो मनी का सेकंड मेन फंक्शन होता है मेजर ऑफ वैल्यू। तो ये मेजर करती है कि किस कमोडिटी की कितनी वैल्यू है। मनी में एक कॉमन डेनोमिनेशन है, that is rupees, in which all goods and services can be expressed, and to find out the exchange ratio between them and compare their price। तो हम सबको रुपीज में, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, सबको रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक कार को, गोल्ड को, क्लोथ को, है ना। और उनके बीच में एक कंपेरिजन भी यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं। दिस फंक्शन फैसिलिटेट मेंटेनेंस ऑफ द बिजनेस अकाउंट। तो बेटा बिजनेस अकाउंट भी इसी की वजह से पॉसिबल है। अगर हम किसी को मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर पाते तो हम बिजनेस अकाउंट भी नहीं बना पाते। एंड यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ डिफरेंट असेट्स को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। एंड दिस फैसिलिटेट द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। और मनी की वजह से ही हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ आते हैं बेटा सेकेंडरी फंक्शन पर। सेकेंडरी फंक्शन में पहला फंक्शन आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जो मैंने अभी बताया था, फ्यूचर पेमेंट। मनी ने इस फ्यूचर पेमेंट को भी पॉसिबल कर दिया। देखो, मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर रीपेमेंट एंड विच कैन बी मेड इन द फ्यूचर। जो पेमेंट फ्यूचर में होते हैं, देखो मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन होती हैं एक दिन में, लेकिन उनके जो पेमेंट होते हैं वो इमीडिएटली नहीं होते हैं। जब पेमेंट इमीडिएटली नहीं होते हैं तो इससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, मतलब इंक्रीज इन द फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन होता है एंड इकोनॉमी जो है डेवलपमेंट करती है। तो इकोनॉमी बेटा डेवलपमेंट भी करती है, कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। किसकी वजह से? मनी की वजह से, क्योंकि अब फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल है। इसी की वजह से बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑपरेशन हो पाए। हम बैंकों से या अदर इंस्टीट्यूशन से बोरो कर पाते हैं एंड बाद में उन्हें लैंडिंग वगैरह प्रोसीजर भी यहाँ पर इजी हो पाए। अगर मनी नहीं होती तो यहाँ पर बोरोइंग एंड लैंडिंग प्रोसीजर भी नहीं होते। बोरोइंग एंड लैंडिंग में फ्यूचर पेमेंट करने होते हैं, आज बोरो कर लिए, थोड़े टाइम बाद जो है वो रिटर्न कर देंगे। नाउ दिस लेड टू क्रिएशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक या फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ पर बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसी फंक्शन की वजह से ही बन पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल है। नाउ नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू। तो जैसे हम गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि गुड्स की जो क्वालिटी होती थी वो समय के साथ खराब हो जाती है, डेटोरिएट हो जाती है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं मनी की, तो मनी को हम स्टोर कर सकते हैं। मनी को हम
स्टोर कर सकते हैं, और जो हमारी परचेजिंग पावर है उसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। जो मुझे आज खरीदना था वो मैं आज ना खरीद कर मुझे अगर आने वाले समय पे चाहिएगा तो उसके लिए मनी हमने स्टोर कर ली एंड मैं उस समय पर परचेज कर सकती हूँ। तो इसने परचेजिंग पावर को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, कहाँ से, प्रेजेंट से फ्यूचर पर। मनी इज द वे टू स्टोर वेल्थ एंड अंडर वाटर एक्सचेंज। भाई आपने पढ़ा था गुड्स, जो वेल्थ, जो गुड्स होते हैं वो पेरिसेबल नेचर के होते हैं, इसलिए हम उन्हें स्टोर नहीं कर सकते। अगर स्टोर करते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर्ड होती है। नाउ मनी के कुछ एडवांटेज भी है, जैसे एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी आपको डिफरेंट डेनोमिनेशन में अवेलेबल होती है, लाइक 1 रुपीज से लेके 500 तक। ये इजी है, इकोनॉमिकल है टू स्टोर वैल्यू, और स्टोरेज डज नॉट रिक्वायर स्पेस, ज्यादा स्पेस की भी नीड नहीं होती है। और यहाँ पर हम जो एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो किसी भी समय पे कर सकते हैं, एट ऑल द टाइम, एंड सेविंग इन टर्म्स ऑफ मनी आर मोर कन्वीनियंट एज कंपेयर टू इन टर्म्स ऑफ गुड्स। तो अगर हम मनी में सेविंग करें तो ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू गुड्स। बेटा लास्ट और बचा मनी का फंक्शन, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो मनी क्या करती है, मनी हमारी ट्रांसफर कर देती है वैल्यू को। आज हम पूरे दिन में मल्टीपल टाइम पेटीएम करते हैं, फोन पे करते हैं, मतलब हम वैल्यू को ट्रांसफर कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इवन खाली कंट्री टू कंट्री नहीं, मतलब कंट्री के विद इन कंट्री नहीं, कंट्री से दूसरी कंट्री में भी हम यहाँ पर वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो मनी वैल्यू कैन बी कन्वेंटली ट्रांसफर टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में मनी की वैल्यू को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इसी की वजह से इमरजेंस हुआ है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट इसी की वजह से बन पाए हैं। इससे क्या होता है, जो लेस डेवलप कंट्री है वो अपने यहाँ बोरोइंग करती हैं खुद, और वो अपने यहाँ उस फंड को यूज करती हैं इन्वेस्टिंग में, जिससे वो भी डेवलप बनने की कोशिश करती हैं। नाउ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हैज एनकरेज द ग्रोथ ऑफ एमएनसी। एमएनसी भी इसी की वजह से डेवलप हो पाई हैं, एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हैज फैसिलिटेटेड एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी इसी ने ही इजी किया है। इट इनहेंस द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। तो ये हेल्प करती है कैपिटल को मोबाइल करने में अक्रॉस डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन में कंट्री के। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज बेटा हमने इसमें वॉलेटाइल एक्सचेंज का मीनिंग, वॉलेटाइल एक्सचेंज की लिमिटेशंस एंड मनी के फंक्शंस को कवर किया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा पार्ट कवर कर दूंगी जो भी इस चैप्टर में रिमेनिंग है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।